फाइन स्टूडेंट, देखो इस क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल्स रहेगा। देखो 277 टू 280। अब हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे, जो पिछले साल जो इंडिपेंडेंस डे हुआ था, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि बाय 2047 इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। क्यों? तब इंडिया सेंटेनरी ईयर मना रहा होगा अपने इंडिपेंडेंस का। 100 साल हो जाएगा ना, 2047 में 100 साल हो जाएगा भारत का आज़ाद हुआ, तब हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। तो इस बात का विश्लेषण करेंगे, क्या सच में बन पाएंगे? जो मानदंड है वर्ल्ड बैंक का, पर कैपिटा इनकम इतना होना चाहिए, क्या बन पाएंगे? क्या हर्डल्स है? तो आंकड़ा के साथ समझेंगे बाबू, ऐसे खाली साइकोलॉजिकल बात नहीं करना है, इमोशनल बात नहीं करना है, बिल्कुल पूरा डेटा के हिसाब से चेक होगा कि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। समझे? तो वही 277 है। अब देखो पॉस्को एक्ट कितना आ रहा है न्यूज़ में, है ना? पॉस्को एक्ट लगातार आ रहा है। तो देखो बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन आने वाले समय में ये 2023 के यूपीएससी में या फिर इस बार के मेंस में पॉस्को एक्ट एक जगह लेगा अपना। बार बार पॉस्को एक्ट आ रहा है। एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स में ही तुमको पता चलेगा कौन सा चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार। तो पॉस्को एक्ट है क्या? ये ग्रे जोन है ना? क्या है इसको फिर डिटेल से समझेंगे, एकदम कम्प्रहेंसिव है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, बाकी हाई कोर्ट का जजमेंट, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। 279, हाँ, अब तुम्हारा था ना क्लिनिकल ट्रायल्स, पहली बार हम क्लिनिकल ट्रायल्स अलाउ कर रहे हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, जो हेल्दी वाले लोग होते हैं। आमतौर पे इंडिया में प्रमोट नहीं होता था ये। तो अब ICMR हमारा जो मेडिकल संस्था है, वो बोला कि हम चिप्स अलाउ कर रहे हैं, सॉरी चीज़ अलाउ कर रहे हैं। चीज़ मतलब होता है क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो हेल्दी ह्यूमन के ऊपर पैथोजन डाल के चेक किया जाता है। तो क्या क्या चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जैसे सैरोगेसी देखते हो ना, सैरोगेसी में जो सैरोगेट मदर बनने के लिए कोई भी पहुंच जाएगा वहाँ पे, और गरीब लोग का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ऑन सैरोगेटिव जानते हो ना, सैरोगेसी किसी माता को यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरे के माता को गर्भ में वो धारण करके ना वहाँ से बच्चा क्रिएट किया जा सकता है। डेट्स कॉल्ड सैरोगेसी। तो अब कई गरीब लोग ये उसमें आ जाते हैं कि हमको पैसा मिलेगा, तो इसलिए वो सैरोगेसी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऑन सिमिलर लाइन यहाँ पे यदि हम चीज़ को अलाउ कर रहे हैं तो हो सकता है जो वल्नरेबल पीपल है वो एक्सप्लॉइटेड हो जाए, वो बोले कि हम हेल्दी है, हम पे टेस्ट करो और हमको इतना पैसा दो। और गरीब लोग का शोषण भी हो सकता है। तो उसको कम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही एथिकल कंसर्न रहेगा यहाँ पे। एक तरह से तुम्हारा GS पेपर 4 भी हो जाएगा, एथिकल इश्यूज़। एंड लास्ट वन देखो कि G20 का अगुवाई भारत ही कर रहा है ना, प्रेसिडेंसी भारत ही संभाल रहा है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क पे कितना काम हुआ? सेंडाई फ्रेमवर्क जो 15 साल के लिए बना था डिजास्टर को कम करने के लिए। सेंडाई जापान का एक सिटी का नाम है। तो वहाँ पे एक तुम्हारा सेंडाई फ्रेमवर्क बना था, जिसके आधार पे ये बोला गया है स्टूडेंट कि 15 साल तक के लिए पूरा दुनिया किस चीज़ पे फोकस करे रिगार्डिंग डिजास्टर। डिजास्टर को मिटिगेट करना है तो एक कंट्री नहीं कर सकता, बहुत सारा कंट्री का जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से शेयर करे। अब जैसे एग्जांपल देखो, जापान बेस्ड है ना हाउ टू डील अर्थक्वेक, जापान बेस्ड है ना हाउ टू डील सुनामी। ठीक है, तो इस तरह देखो इंडिया भी बेस्ट है कि कैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम डैमेज हो बिकॉज ऑफ साइक्लोन, हमको उस चीज़ का एक्सपर्टीज़ है। प्लस हमें ये भी एक्सपर्टीज़ है कि हमारा जो स्टाफ है, हम टर्की में जाके मदद किए थे ना, यानी कि हमारा जो आफ्टर होने के बाद जो हमारा प्रोटेक्शन देने का तरीका है। NDRF टीम है कि नहीं हमारे पास? NDRF टीम है ना, वर्ल्ड में हम जाने जाते हैं, ग्लोबल एक्लेम है स्टूडेंट। टर्की में जाके हमारा NDRF टीम मदद किया कि नहीं किया? तो वो इंडिया सिखा जा सकता है कि मैन पावर कैसे बहाल किया जाए कहीं पे डिजास्टर आया है। तो उसी तरह तुम बहुत अलग अलग कंट्री सीख सकते हो। तो सेंडाई फ्रेमवर्क बना है इसलिए ताकि अलग अलग कंट्री का जो एक्सपीरियंस है डिजास्टर से रिलेटेड, हाउ टू मिटिगेट डिजास्टर, हाउ टू क्रिएट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इट कैन विथस्टैंड विद डिजास्टर। तो ऐसे चीज़ों को क्या करना है, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में साझा करना, शेयर करना। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 277 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया था स्टूडेंट। तो समझो क्या मामला है। अब देखो तुम लोग जानते हो उनको वर्ल्ड बैंक का एक कैटेगराइजेशन होता है ना, लोअर इनकम कंट्री,
लोअर मिडिल इनकम कंट्री, बढ़िया सुनना, ठीक है ना, अपर मिडिल इनकम कंट्री और हायर इनकम कंट्री। ठीक है बच्चे लोग, तुम लोग लिखो, कॉपी में लिखो, वर्ल्ड बैंक कॉपी में लिखो तेजी से। वर्ल्ड बैंक का कैटेगराइजेशन है, और क्लास में भी हुआ था ना एक बार, इंग्लिश क्लास में बहस हुआ था तो हम बताए थे ना, तो तुम लोग को अलग से स्क्रीनशॉट करके भी भेज दिए थे हम। समझो, नीचे देखो, नीचे लिखो स्टूडेंट तुम लोग कि लोअर इनकम कंट्री, उसके ऊपर लिखो, फिर पहले लिखो लोअर इनकम कंट्री, और मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, लोअर इनकम कंट्री, उसका लिखो मिडिल इनकम कंट्री, उसका लिखो अपर मिडिल इनकम कंट्री, और उसके ऊपर लिखो हायर इनकम कंट्री। तो जो हायर इनकम कंट्री है स्टूडेंट, वही डेवलप कंट्री होते हैं। और इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया तुम्हारा मिडिल इनकम कंट्री में लाई करता है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या लिखे? लोअर इनकम कंट्री, सेकंड में लोअर मिडिल इनकम कंट्री होगा, एक्चुअली लोअर लिखो, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जो होगा वो अपर मिडिल इनकम कंट्री होगा, और उसके ऊपर होगा तुम्हारा हायर इनकम कंट्री। समझ में आ गया ना? अब मैं दोहराऊंगा नहीं, ये सब लिखाने वाला चीज़ नहीं है, समझो इस चीज़ को क्यों लिखा है। 2022 के इंडिपेंडेंट डे पे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब भारत अपना 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा होगा तो भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा वक्तव्य है ये स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो यदि हमको डेवलप कंट्री बनना है तो पर कैपिटा इनकम पता होना चाहिए ना हमें। पर कैपिटा इनकम का मतलब है जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, वो कितना कमा रहा है पर ईयर। यदि ज़्यादा कमा रहा है तो इकोनॉमी बड़ा है, यदि कम कमा रहा है तो कम है। और जानते हो कि भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर हम तो कमा रहे हैं एक साल में, और उसको यदि 140 करोड़ से, या फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन 140 से कम होगा, जो बात है होगा 80-90 करोड़ होगा, ऐसे कुछ, जब उसको डिवाइड करेंगे तो बहुत कम हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी देखो पर कैपिटा इनकम 2022 के हिसाब से 2400 डॉलर है, लगभग मान के चलो 2400 डॉलर है 2022 के हिसाब से। और इस हिसाब से वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम कहाँ पहुँचे? लोअर मिडिल इनकम कंट्री। बच्चे लोग लोअर, इसलिए बोलते हैं ना हम लोग मिडिल इनकम कंट्री है, बट मिडिल इनकम कंट्री में भी आप लोअर मिडिल इनकम कंट्री हो। अब यहाँ से यात्रा शुरू करके आपको हायर कंट्री में जाना, हायर इनकम कंट्री में जाना है। बड़ा यात्रा है ना, बड़ा यात्रा है, क्योंकि आपको पहले यहाँ से अपर मिडिल इनकम कंट्री में जाना होगा, जबकि अपर मिडिल इनकम कंट्री में जाने में ही बहुत समय लगता है, क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? हर्डल्स बता रहे हैं। अब यहाँ पे समझो, अब बोला जा रहा है कि 2028 तक यदि जिस हिसाब से हमारा 6% 6.5% से ग्रोथ कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है ना हमारा ग्रोथ 6% और 6.5% से, तो यदि इस तरह ग्रोथ हो तो हमारा पर कैपिटा इनकम 2028 तक 3720 होगा। तो बहुत बड़ा तो असर नहीं पड़ा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि यदि हम चाहते हैं अपर मिडिल इनकम कंट्री का स्टेटस हम पाए, हाँ 2030 तक, तो उसके लिए हमें 4,000 से लेकर 13,000 के बीच में होना होगा, 13,500 के बीच में होना होगा। तो देखो कहाँ अचीव कर पा रहे हैं हम तो 2030 तक ही हम अपर मिडिल इनकम कंट्री में अचीव नहीं कर पा रहे। ये अलग बात है स्टूडेंट कि 2030 तक हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी हम दुनिया के 5th में आते हैं, हमसे ऊपर जर्मनी है, हमसे ऊपर जापान है। अब जर्मनी और जापान दोनों ही डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ उतना होगा नहीं, तो उसको सुपरसीड करना बड़ा आसान है। तो अब ठीक है, हम 2030 तक वर्ल्ड के 2030-35 तक हम 30 तक इनफैक्ट 2030 तक हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड चाइना और 3rd इंडिया। मगर इंडिया और चाइना के बीच में कितना डिफरेंस होगा जीडीपी में? अभी देखो 17-18 ट्रिलियन डॉलर का वो जीडीपी है, हम 3.5 का है। कितना बिग डिफरेंस है दोनों के बीच में। आर यू गेटिंग मी? तो इसमें क्या बोलने का प्रयास किया गया कि यदि आपको 2028 या 30 तक, है ना, आपको बनना होगा, तो उसके लिए लगभग 4,500 से लेकर 13,000 का पर कैपिटा होना चाहिए, डॉलर पर कैपिटा होना चाहिए। मैं इंडिया उस हिसाब से लगभग 3,720 के आसपास ही होगा, या 3,500 के आसपास ही हो, तो वहाँ पे भी हम फिट नहीं बैठ पाते हैं। भले ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, बट पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में हम अपर मिडिल इनकम स्टेटस को नहीं पा पाएंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट की 2047 तक हम हायर इनकम कंट्री बन जाए। तो ये भी तो एक तरह से
यहाँ नीचे से बैठ के चांद का सवारी करना हो गया। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो बात को? यहाँ पे इकोनॉमिक्स डेटा से बात हो गई यहाँ पे। तो देखो, डेवलप कंट्री बनना है या फिर हाई इनकम स्टेटस बनना है तो बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अब कैसे पॉसिबल है तो थोड़ा देर में समझोगे आंकड़ा के साथ। मैं उससे पहले बच्चे लोग ये समझो, ये फिगर समझो तुम लोग। ये 2027 तक हमारा क्या स्थिति होगा पर कैपिटा इनकम का, जिस हिसाब से IMF ने प्रोजेक्ट किया ना कि जिस हिसाब से हमारा बढ़ रहा है, तो 2027 तक बच्चे लोग हम लोग का 3000 लगभग $3,500 हो जाएगा। देखो नीचे इंडिया दिया गया है ना, 3466 दिया गया है ना, तो उसको मान के चलो ना कि 3,500, तो हम 2027 तक 3,500 हो जाएंगे। ऊपर में दिया गया ना, IMF एक्सपेक्ट करा 2028 तक, तो यहाँ पे 27 का दिया गया है, एक ही बात है। अब उस समय तक देखो US कहाँ चला जाएगा, US $90,000 पर कैपिटा होगा, यानी कि एक आदमी एक साल में वहाँ पे 90,000 कमाएगा, समझे। और उतना नहीं, UK देखो 58,000 है, UK 58,000 है। हाँ, चाइना देखो बच्चे लोग 18,000 होगा। तो कहोगे सर चाइना कैसे इतना आगे हुआ? अरे भाई, चाइना में भी तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, वो UK और US की तरह थोड़ी है। US में पॉपुलेशन कम है, 33 करोड़ ही है वहाँ पे, और चाइना 140 करोड़ है। चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन लगभग बराबर है, मगर उसके बावजूद भी देखो हमारा 3,500 होगा और चाइना का तुम्हारा 18,000 होगा, क्योंकि इसका GDP बड़ा है, अभी बहुत बड़ा है इसका GDP। बात समझ में आ गया ना? तो ये स्थिति होगा आने वाले समय में। इससे पहले देख सकते हो 2014 में क्या स्थिति था, वो समझ जाना। आगे देखो, इन GDP पर कैपिटा इंडिया इज विद द कंपनी ऑफ दिस कंट्री, यानी कि जब GDP हमारा ग्रोथ होगा स्टूडेंट, 2014 में देखो हम लगभग यमन के आसपास थे, कोमोरोस जाने सब, ये तुम्हारा अफ्रीकन कंट्रीज के आसपास थे। कितना था हमारा? 1,500 लगभग था। अभी थोड़ा बड़ा है ना, अभी देखो क्या बोला गया है, अभी हमारा 2,400 है, $2,400 है अभी 2022 में, रिसेंट आंकड़ा होगा वो। हाँ, 2027 तक हम कहाँ पहुँचेंगे स्टूडेंट? 3,000 हुआ ना। अब उसके आसपास क्या होगा? देखो उसके आसपास तुम्हारा बांग्लादेश हमसे ऊपर चला जाएगा, 3,700 है वो। तो बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा बेटर हो रहा होगा 2027 तक, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर कम है वहाँ पे और हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आंकड़ा समझ में आ रहा है तुम लोग को? आगे देखो, तो एट प्रेजेंट देखो, अब अभी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम यदि आपका $13,000 से ज़्यादा है तभी आप हाई इनकम कंट्री के अंदर जा सकते हो। ये नियम है वर्ल्ड बैंक का, समझे स्टूडेंट? तो हाई इनकम कंट्री लिखे हो ना, तब प्रेजेंट के हिसाब से क्या होगा? $13,000 होगा, ठीक है, $13,000 होगा। इंडिया कितना है अभी? हाँ, कितना है अभी? कितना है इंडिया का पर कैपिटा? अभी तुम, हाँ, $2,400 है लगभग। और यदि हमको जाना है तो 13,000 अभी के हिसाब से, मगर देखो हमने कहा है कि हमको बनना है 2047 तक, तो थोड़ा इन्फ्लेशन वाला भी चीज़ जोड़ोगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई होते रहेगा। तो ये 13,000 बन के तुम्हारा 21,000 के लगभग हो जाएगा, समझे? इन्फ्लेशन को भी ऐड करोगे ना, जब इन्फ्लेशन को ऐड करोगे तो ये जो तुम्हारा जो मानदंड है हाई इनकम कंट्री बनने का, तो 2047 तक ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा क्या हो जाएगा? 13,000 से हो जाएगा तुम्हारा 21,000 हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट में डालोगे। अब देखते, अब इंडिया का सिनेरियो देखते, क्या इंडिया इस चीज़ को अचीव कर पाएगा? तो देखो यहाँ पे एट प्रेजेंट जो तुम्हारा कंट्री विद पर कैपिटा इनकम यदि 13,000 से ज़्यादा हो तो वो हाई इनकम कंट्री होता है एज पर द वर्ल्ड बैंक, समझे? और अभी एक RBI ने एस्टिमेट किया है कि यदि है ना 2047 तक बनना है तो यही इनकम तुम्हारा बढ़ के कितना हो जाएगा? 21,000 हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा उसमें। सही बात है, महंगाई ऐड होता है ना स्टूडेंट। आज जो पार्ले जी बिस्किट मिल रहा है 10 साल बाद वो थोड़ा महंगा होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो यदि इस चीज़ को अचीव करना है हमें, यानी कि हमें 21,000 वाला आंकड़ा को टच करना है पर कैपिटा बाई 2047, तो उसके लिए कितना GDP से हमको ग्रोथ करना पड़ेगा? तो बात करते हैं नॉमिनल मतलब तुम्हारा जिसमें इन्फ्लेशन भी ऐड करते हैं, तो हमको इन्फ्लेशन ऐड करके 9% से ग्रोथ करना होगा। और यदि इन्फ्लेशन हटा दोगे तो रियल GDP होगा, इन्फ्लेशन हटा दोगे तो रियल GDP होगा ना, तो उसके हिसाब से 7.6% के एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए। और अभी तुम्हारा कंट्री कितना में ग्रोथ कर रहा है? 6 और 6.5 से। तो बात समझ में आ गया ना? अब 7 यानी कि रियल GDP तुम्हारा कितना होना चाहिए? 7.6%, इतना सा रियल GDP इन्फ्लेशन को हटा के। आज इन्फ्लेशन जोड़ोगे तो लगभग 9% से तुम्हारा ग्रोथ होना चाहिए। अब बच्चे लोग खुद सोचो, ये एनुअल ग्रोथ रेट है। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? कभी 10%, कभी 7%, कभी 12%, तो कभी 6%।
तो एनुअल तुम्हारा 2047 तक एनुअल तुम्हारा लगभग 7.5% से ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी अचीव कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस चीज़ को संभव है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी तुम कहते हो कि तुम्हारा इकोनॉमी बेस्ट है, तो 6 और 6.5% से ग्रोथ कर रहा है, फ्यूचर में कैसे ग्रोथ कर पाएगा इतना ज़्यादा? बहुत चैलेंजेस है स्टूडेंट, समझे। यदि हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो हमको तो नहीं लगता है कि हम 6.5% से ग्रोथ कर 7.5% से ग्रोथ कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो पास्ट का एक्सपीरियंस भी देख ही लेते हैं, कैसे ग्रोथ किए हैं, क्या हुआ है, कहाँ दिक्कत है। RBI के स्टडी के हिसाब से जो पिछले साल का जो 25 साल था हमारा, वो सबसे बेस्ट रहा है, सर्वश्रेष्ठ रहा है भारत के इकोनॉमी के हिसाब से। 93 से लेके तुम 2018 तक देखो, 25 साल का आंकड़ा लो, समझ गए बच्चे लोग। तो यहाँ पे इंडिया देखो, इंडिया का बेस्ट रहने के बाद भी हम उतना ग्रोथ रेट नहीं कर पाए, इतना बेस्ट रहा फिर भी, ठीक है। हाँ देखो, ये पीरियड तुम्हारा हाई इन्फ्लेशन था, GDP ग्रोथ होने के बाद भी उतना सुपर नहीं रहा, कहने का मतलब ये है। हाँ देखो, इसमें क्या है कि पास्ट ट्रेंड शो दैट व्हाइल कंट्रीज डू विटनेस स्पर्ट, देखो यदि कंट्रीज को ग्रोथ की ओर बढ़ना है तो कंट्री को ध्यान देना होगा, समझे। कंट्री को बहुत काम करना होता है। यदि आपको मिडिल इनकम से हाई इनकम की तरफ जाना है तो इस बहुत ग्रोथ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। उसमें आपका 2 चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। एक एक्सटर्नल ट्रेड पे ध्यान देना होगा, कि जैसे चाइना देखो एक्सटर्नल ट्रेड पे ध्यान दिया ना, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो, नंबर 1 एक्सटर्नल ट्रेड पे ध्यान। अभी भी देखो हमारा मर्केंटाइज गुड्स हम डिफिसिट में ही चलते हैं, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट 2 या 2.5% के आसपास है अब GDP, है ना। कल आंकड़ा गलत दिया गया था 5%, और 2 हम कल बताए थे तुम लोग को 2 और 3 होगा, या शाम को भी पता चल जाएगा तुम लोग को, 2 और 2.5 के आसपास होगा करंट अकाउंट डिफिसिट। अब बच्चे लोग देखो, तो कहने का मतलब क्या कि यदि किसी कंट्री को बनना है, मतलब आपको मिडल से लेकर हायर में बनना है, तो उसके लिए 2 चीज़ पे ध्यान देना। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। आप जानते हो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जब से 1991 से आया है, मैन्युफैक्चरिंग वही 15-16% GDP में उसका है। और कब से बोल रहे हैं कि 25% तक ले जाएंगे, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। इस बार PLI स्कीम लेके आए हो, तो इम्पोर्ट जो ड्यूटी है वो भी बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट देगा तब ना मायने होगा जी। तो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा, इंडस्ट्री पे ध्यान देना होगा, एक्सटर्नल ट्रेड पे ध्यान देना होगा, यदि आप सच में इस तरह का ट्रांजिशन चाहते हो तो, समझे। आगे देखो, तो मगर देखो सरकार तो आए हैं, हमारे सरकार आए हैं 25 साल में, आए कि नहीं, अलग अलग सरकार, नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, तो दुनिया भर के सरकार आए हैं। मैं ये जो गैप है ना, ये गैप को भर नहीं पाया। जो गैप था कि कैसे ग्रोथ करवाए लगातार, वो गैप को भर नहीं पाया, सक्सेस नहीं कर पाया। इसमें समझो कि हमने कोशिश किया कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करें, है ना, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट करें, बट ये चीज़ हो नहीं पाया। हमने सोचा था ना कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर GDP में 25% तक ले जाए, बट क्या हो पाया? 1991 में भी 15% था GDP का कंट्रीब्यूशन, और अभी भी स्टिल 15-16% ही है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसका? सबसे बड़ा रीज़न है कि लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब नहीं हुआ है। इन सबसे बड़ा रीज़न है, लैंड रिफॉर्म्स का रीज़न है ना, लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमें कहाँ काम करना होगा? इस गैप को यदि हमें मिटाना है तो कहाँ काम करना होगा? तो हमें इन्वेस्टमेंट लाना होगा, FDI है बहुत अट्रैक्ट करना होगा, और स्पेशली FDI हमें ग्रीन फील्ड में अट्रैक्ट करना होगा, ब्राउन फील्ड में नहीं, ग्रीन फील्ड में, जो नया चीज़ है, समझे। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होना चाहिए, है ना, मोदी जी बोले हैं, उसके लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आया है, जितना कम हो उतना बेटर है। हमें लेबर फोर्स को स्किल करना होगा। देखो ना, आज जापान कंट्री डेवलप कंट्री है, चाइना इतना आगे निकल गया है बिकॉज ऑफ द स्किलिंग फोर्स। हमें भी, है ना, स्किल पे काम करना होगा। उसके बाद देखो, हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने चाहिए, है कि नहीं बताओ। तो हमारा बेसिक साइंस में ज़्यादा ध्यान ही नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बच्चे लोग 0.9% GDP का है, और उसमें से भी ज़्यादा सरकार का कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट तो आता ही नहीं यहाँ पे एलुमनी एसोसिएशन भी उतना ढंग का नहीं है, समझे। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, हमें हेल्थ, और क्योंकि हेल्थ पे खर्च करोगे तभी नहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाएगा। हाँ, रिसेंट टाइम में थोड़ा बढ़ा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, इफेक्ट ऑफ कोविड-19। एजुकेशन, आखिर एजुकेशन ही ना स्किल पावर को आगे ले जाएगा, तो एजुकेशन पे भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये सब ऐसा जगह है, वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है स्टूडेंट। तो आपको एम्बिशियस टारगेट अचीव करना है बाय 2047, आपको $21,000 तक अचीव करना होगा। उसके लिए सभी चीज़ पे काम करना होगा, यानी कहीं पे भी डिले हुआ, लॉजिस्टिक में डिले हुआ, है ना, गवर्नेंस में डिले हुआ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट, हम नहीं अचीव कर पाएंगे। देखो, पॉस्को एक्ट, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस,
गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हिंदू पेपर में आया था 26 जुलाई को। देखो मामला क्या है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, पॉस्को के बारे में तुम लोगों को काफ़ी जानकारी भी मिल चुका होगा पहले से ही। पॉस्को यदि फिर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, सेम एग्जांपल, कि मान लो कि 21 से अबव बॉयज़ है, ठीक है, बॉय है 20 साल 22 साल 25 साल का बॉयज़ है, और उसका रिलेशन मान लो कि उसका रिलेशन जो है ना, अनऑफिशियल रिलेशन कह सकते हो जिसको, 16 साल के बच्चे के साथ है। आज दोनों के बीच में म्यूचुअल तुम्हारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, लेट्स। तो पॉस्को एक्ट के हिसाब से क्या है कि 18 साल से नीचे जो होगा वो नाबालिग माना जाएगा। अब हालांकि दोनों ने रजामंदी के साथ वो स्टेप लिया, बट यहाँ पे माना जाएगा कि उसने रेप किया है उसका, तो कितना लिटिगेशन जाएगा वहाँ पे, बात समझे ना। क्योंकि पॉस्को में ये माना जाता है कि यदि 18 साल से नीचे बच्चा है, उसका भले ही कंसेंट लिया गया है, वो फिर भी रेप माना जाएगा। अब इसके वजह से जानते हो ना कि यदि मान लो कोई लड़की 16 साल की लड़की 17 साल की लड़की घर से भाग गया एक लड़का के साथ जिसका उम्र 25 साल है, दोनों भाग गया और कहीं पे बैठा हुआ है दोस्त के घर में कहीं पे, तो यहाँ पुलिस प्रशासन उसको ढूंढेगा, उसका माँ बाप, लड़की का माँ बाप कंप्लेन करेगा थाना में जाके कि हमारा बच्ची को भगा के ले गया बाहर। ऐसा होता है ना स्टूडेंट, तुम लोग जानते हो, बहुत कॉमन चीज़ है। पकड़ लिया गया और माँ बाप ने ये भी कंप्लेन कर दिया कि हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, ठीक है। अब तो देखो वो फिर आएगा। अब ये तो पहले से कंफर्म है कि तुम्हारा लड़का दोषी है, क्योंकि वो लड़की 17 साल की है, 16 साल की है। आज जबकि दोनों ने जो कदम उठाया है जो रिलेशन का, उसमें दोनों का ही सहमति था। तो देखो सहमति होने से रेप कभी नहीं होता है, ठीक है, वो उसका लव है। मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिकॉज ये जो लीगलिटी जो है ना 18 साल का, इसके वजह से वो लव वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझे। इंडियन सोसाइटी अलाउ करे नहीं करे, अलाउ करे वो दूसरा विषय है, क्योंकि हमें लॉ के हिसाब से देखना होगा चीज़ों को, समझे, हमें लॉ के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। यदि इतना ही एक खराब चीज़ होता तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों बोलता है कि 18 साल से 16 साल करो, क्योंकि पूरा दुनिया में 16 साल ही बेंचमार्क है। क्योंकि 16 साल ऐसा होता है गर्ल्स का कि 16 साल से उसका पॉवर्टी स्टार्ट हो जाता है ना, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है, और जो इमोशंस होते हैं वो इमोशंस अब बनना शुरू हो जाता है। तो उसको पूरा अधिकार होना चाहिए अपना बॉडी ऑटोनॉमी पे, उसके बॉडी ऑटोनॉमी। हाँ विवाद होगा वो अलग विषय है, इंडियन सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो वो अलग विषय है, उसको साइड छोड़ दो ना, हम लीगलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तुम लोग से। तो 16 साल का जब बच्चा हो गया तो उसको पूरा अधिकार है अपने बॉडी ऑटोनॉमी पे। और यहाँ पे कितना सहयोग है स्टूडेंट कि पॉस्को एक्ट में बताया गया कि मिनिमम एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और शादी का एज भी 18 साल है, 18 मैच करता है ना। तो मगर एक्चुअल में जिस हिसाब से लिटिगेशन हो रहा है, जिस हिसाब से केसेस आ रहा है, अब बाद में हो क्या रहा है कि हाई कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है इस केस के ऊपर, कोई बॉयज़ मतलब मान लो कि 10 महीना से पड़ा हुआ है, 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है, जब उसका केस देख रहा है तो लड़की को बुलाया जा रहा है, और लड़की को बोला जा रहा है कि क्या सच में ही रेप था ये, कि तुम लोग कॉन्सेंशुअल सेक्स किए हो। लड़की बोला कि हम कॉन्सेंशुअल सेक्स किए हैं, इसमें मेरा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोड़ दे रहा है फिर कोर्ट। तो क्यों उसको आप बना दिए, डिले करवा दिए, वो तो बेचारा एक साल 1.5 साल तक रहा है वो। तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, है ना, इट इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मामला बड़ा है स्टूडेंट, और कई बार बोल चुका है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कई बार बोल चुका है। तो समझो यहाँ पे वही सब चीज़ है कि अलग अलग 3 हाई कोर्ट ने क्वाइस किया FIR को, और जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थे ऐसे बॉयज़ के प्रति, ठीक है, उस चीज़ को खारिज किया है। देखो लास्ट 1 मंथ में, देखो 1 मंथ में स्टूडेंट, ये रिसेंट का 1 मंथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो 8-12 तुम्हारा फ्रेश है ना, अभी का बता, जुलाई का बता रहा हूँ। लगभग 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने क्वाइस किया है FIR अगेंस्ट दैट बॉय, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चार्जेस था उसको भी क्वाइस किया है एज पर योर पॉस्को एक्ट 2012, समझिए, कि बोला कि ये आधार नहीं है, गलत तर्क है। एक देखो हाई कोर्ट ने तो बेल भी दे दिया, क्योंकि बोला कि जो विक्टिम है, जो आप विक्टिम बोलो कि इसके साथ रेप हुआ, रेप कुछ नहीं हुआ, हम उसको पूछिए वो कॉन्सेंशुअल सेक्स था, तो छोड़ दिया गया ना उसको। बस मैटर बहुत ग्रेव है स्टूडेंट, क्योंकि हम जानते हो कि पॉस्को एक्ट से ये बताया जाता है कि यदि 18 साल से नीचे कोई है तो वो बच्चा है, वो चाइल्ड है, इस तरह डिफाइन किया गया है। और यदि 18 साल से नीचे वाले बच्चे के साथ कुछ हो, तो सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाए, तो उसको अवैध माना जाएगा, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एज पर द पॉस्को एक्ट 2012। तो यहाँ तो बाबू एक तरह से ना
जो लड़की वाला का जो फैमिली रहता है उसको तो पूरा इम्यूनिटी मिल जाएगा इससे। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? आगे देखो, अलग अलग हाई कोर्ट का अलग अलग देखो जजमेंट देखो। दिल्ली हाई कोर्ट ने देखो जुलाई 12 तारीख को एक 25 साल लड़के को ना बेल पे राहत दे दिया, क्योंकि उसका रिलेशन 15 साल की गर्ल्स के साथ था। ठीक है, जब सुनवाई हुआ तो लड़की ने कहा कि नो जो भी रिलेशन बना है हम दोनों के सहमति से बना है। उसको बोला कि बेल दो यार उसको, क्योंकि पॉस्को एक्ट बहुत खतरनाक है, उसमें बेल उल भी नहीं मिलता है, तो बोल दे दिया गया। देखो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन किया ना। मुंबई हाई कोर्ट देखो, मुंबई हाई कोर्ट ने क्या बोला जुलाई 10 को, देखो सिमिलर स्टोरी हुआ यहाँ पे भी। 25 साल का लड़का था और इसका कंसेंसुअल सेक्स तुम्हारा 17 साल के गर्ल के साथ हुआ था और प्रेग्नेंट हो गई थी, तो प्रेग्नेंट का टर्मेंसी हुआ। बट ये है कि जब लड़की से पूछा गया तो लड़की ने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको छोड़ दिया गया। बात समझे? उसको छोड़ दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट तो देखो और आगे निकल गया। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला स्टूडेंट कि इस तरह का जो भी FIR है सब हमको लाओ। DGP को ऑर्डर किया कि इस तरह के यदि पॉस्को से रिलेटेड है सबको जल्दी सुलझाओ, सब हमारे सामने में होना चाहिए। DGP को ऑर्डर किया कि जितने भी पेंडिंग केसेस है सब कोर्ट के पास लाओ। हो सकता है कितना लोग का फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा होगा। तो आर यू गेटिंग में समझने का प्रयास करो स्टूडेंट। मैटर बहुत ग्रेव है, मैटर छोटा नहीं है, और ये केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है और फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है बॉयज़ लोग का। तो यहाँ पे देखो, ये खुद देखो जून 27 क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उसने FIR को क्वैश कर दिया, समझे? और सेम दलील है। और उसने भी बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट सोचे इस चीज़ पे लेके, पार्लियामेंट सोचे इस चीज़ पे लेके 18 साल से लेकर 16 साल कर दो, नहीं तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे भी बेंचमार्क 16 ईयर्स है। देखो जब हमारे संवैधानिक पीठ बैठेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, तो बाहर के भी तो देखते हैं ना। हमारा संविधान वो है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो जजमेंट ऐसा नहीं है, जजमेंट बच्चे लोग ऑर्थोडॉक्सी स्टाइल से नहीं होता है। यदि ऑर्थोडॉक्सी स्टाइल से ही जजमेंट होता तो LGBT को राइट्स नहीं मिलता। सोचने वाली बात है, राइट टू प्राइवेसी नहीं मिलता आपको। तो जजमेंट कभी भी पिक्यूनरी माइंड से नहीं होता है, नैरो माइंड से नहीं होता है। जजमेंट बहुत ही लीगलिटी टर्म्स में हो रहा होता है। भले ही इंडियन सोसाइटी को स्वीकार है, मेजोरिटी को स्वीकार है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है लीगल सिस्टम को। बात समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो तुम लोग, चीफ जस्टिस देखो, भारत के चीफ जस्टिस भी बोल चुके हैं बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को ठीक करिए, समझे? बहुत बार बोल चुके हैं। हाँ, तो वही बोला कि देखो भले ही लॉ में बोला गया कि मिनिमम एज जो सेक्सुअल कंसेंट का 18 साल होता, मगर रियलिटी में वही बात है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है तुम्हारा 16 साल के बाद ही स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में। अब पूरा एक स्टार्ट करते हैं, एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। भारत में जो लीगल एज था सेक्सुअल कंसेंट का 1860 में, वो 10 साल था, और IPC के साथ भी इसको कॉन्सोनेंस कर दिया गया 10 ईयर्स। हाँ, उस समय बच्चे लोग शादी 6-7 साल में ही हो जाता था, समझे ना, बाल विवाह हो जाता था उस समय, ठीक है। तो इसलिए चौंकने वाला चीज़ नहीं है, ये 10 साल था। 1889 में इस चीज़ को 12 साल कर दिया गया, समझे। 1925 में 14 साल कर दिया गया, और 1949 में 16 साल कर दिया गया, और 2012 में जब पॉस्को आया तो 16 साल से 18 साल कर दिया गया। अब मांग क्या है कि फिर आप 16 साल करिए इसको, समझे। क्योंकि देखो बहुत सारा कंट्री है, चाहे वेस्टर्न एशियंस कंट्रीज हो या साउथ एशियन कंट्री हो, बेंचमार्क तुम्हारा क्या है, 16 साल ही है, समझे ना। और देखो इतना ही नहीं बच्चे लोग, इससे पहले एक कमेटी भी बना था, जस्टिस वर्मा कमेटी, है ना। तो उन्होंने भी कहा था कि एज कम करने की ज़रूरत है, नहीं तो केसेस बहुत बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हवा में बात कर रहा है चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट सब। इससे पहले भी जो भी कमेटी बना था, कमेटी ने भी वही रिकमेंडेशन किया है। आगे देखो आखिर क्या क्या प्रोविजन है ना पॉस्को को लेके, और सेक्शन 375 जो IPC का, उसमें क्या लिखा गया है, तो बढ़िया समझना स्टूडेंट। तो ये जो तुम्हारा जो पॉस्को है, पॉस्को में वही मैंने कहा है कि एक चाइल्ड 18 साल से नीचे है तो उसको चाइल्ड ही कंसिडर किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है तुम्हारा कि यदि 18 साल के नीचे के साथ तुम्हारा यदि कॉन्सेंशुअल सेक्स भी हुआ तो उसको रेप माना जाएगा, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। एट द सेम टाइम IPC में भी तुम्हारा एक सेक्शन है, सेक्शन 375, उसके आधार पर सेम बात कहा गया है कि 18 साल से नीचे वाले बच्चे के साथ यदि कॉन्सेंशुअल सेक्स भी हुआ तो उसको रेप माना जाएगा। यानी कि IPC में भी सेम चीज़ है, पॉस्को में भी सेम चीज़ है, तो कंसोनेंट किया गया स्टूडेंट। तो देखो यही जो प्रोविजंस है, चाहे हम पॉस्को का बात करें या सेक्शन 375 का बात करें, यही तुम्हारा खतरनाक चीज़ है, समझे। अब उसमें लड़की का जो कंसेंट है, हाँ या ना, उसको कोई वैल्यू ही नहीं समझा जा रहा है। मतलब तुम बच्चे हो, शांत रहो, बैठो, तुम्हारे फैमिली जो आरोप लगाया वही सही है। तो लड़का दबाव पीछे आएगा, क्योंकि जब लड़का और लड़की प्रेम करता है तो उसमें लड़की भी उतना ही जिम्मेदार है जितना लड़का जिम्मेदार है। क्या खाली लड़का पे ही दोषी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, लड़की भी तो साथ में घूम रही थी, लव रिलेशन था दोनों का। तो यहाँ तो एक तरफा फंस गया मामला।
तो फिर लड़का के साथ कहाँ जस्टिस हुआ? यदि लड़का सच में ही गलत काम किया है तो वो तो रेप मान के तो फंस जाएगा, वो अलग विषय है। सोसाइटी में क्राइम होता है तो वो तो फिर बहुत बड़ा हीनियस क्राइम माना जाएगा। रेप तो जानते हो हीनियस क्राइम है, रेप तो सबसे बड़ा हीनियस क्राइम आता है, जैसे बोलते हैं ना जो क्रिमिनल सिस्टम जस्टिस सिस्टम में सबसे हीनियस क्राइम माना जाता है उसको। और उसके लिए तो फास्ट ट्रैक सिस्टम भी है आपके पास। निर्भया का जो ये हुआ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद तो जानते हो फास्ट ट्रैक भी लाया गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना उसके लिए। आगे देखो, तो लॉ, ये जो लॉ है ना कहीं जो टीनेजर्स है ना, जो बच्चे लोग हैं, उसको ग्रे जोन में डाल रहा है कि बेचारा वो क्रिमिनल नहीं भी है तो क्रिमिनल चार्जेस में फंस रहे हैं लोग। बात समझे? तो वही बताया गया है ना। तो देखो प्रेजेंट जो तुम्हारा क्रिमिनल लॉ है, इसके वजह से पुलिसिंग सेक्सुअलिटी है, पुलिस इन्वॉल्व है उसमें, पुलिस तय कर रहा है ना। जस्टिस सिस्टम तुम्हारा ओवरबर्डन हो रहा है, केस पे केस आ रहा है, टीनेजर्स लोग तुम्हारा क्रिमिनलिटी की ओर धकेले जा रहे हैं, है ना। जो फैमिली मेंबर है तुम्हारा गर्ल्स का, तो वो तो किसी तरह वो लीगल वेब में उसको फंसा देते, जाकर वो पुलिस कंप्लेन कर देगा, पुलिस कंप्लेन कर देगा उसको जाके। आप फिर पुलिस जाएगा कि हाँ पॉस्को एक्ट के हिसाब से, वो पॉस्को वही तो बोलते पॉस्को एक्ट से फंसा तो लड़का गया बढ़िया से। तो देखो एक लीगल वेब में लड़का लड़की दोनों फंस जाता है, ठीक है। और ये भी गौर करने वाली बात है कि जो मिनिमम एज है शादी का, और वही 18 साल है, और पॉस्को में 18 साल है, तो जबकि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए 16 साल होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा समझना चाहिए, बात समझे। और इस हिसाब से आप टीनेजर्स को कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, टीनेजर्स के लिए ये गलत है। और पार्लियामेंट को जल्द से जल्द इस पर डिबेट करना चाहिए एज ऑफ कंसेंट को लेके। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो आएगा रास्ता क्या है स्टूडेंट? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एनालाइज कर रहा है, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला ना कि पूरा केसेस से सब लाओ, हमारा दिखाओ, है ना, केस स्टडी करो, देखो उसमें यदि बहुत सारा केसेस आ रहा है तो 16 साल ही कर दो। प्रेशर तो क्रिएट हो रहा ही जुडिशरी से, समझ गए ना। तो सबसे बेस्ट तो वही है कि एज कम कर दो, एज कम कर दोगे तो अपने आप मामला हो जाएगा। और देखो ना अब जो गैप है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को गैप को सुलझाना चाहिए, अब हाई कोर्ट का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। अब देखो कई बार होता है ना कि पॉस्को एक्ट से गया है तो वो बेल के लिए कोर्ट पे पहुंचेगा, हो सकता है कि हाई कोर्ट बेल नहीं दे, कि उसमें पाया गया कि लड़की बोल रही कि नहीं सर हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो उस केस में उसको बेल नहीं मिलेगा। तो जो गैप है वो गैप को हाई कोर्ट अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होता है, बात समझे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या माना, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ऊपर का चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप, मैरिटल है ना, मैरिटल जो रिलेशन है उसको भी रेप बता दिया। यानी कि 18 साल से नीचे कोई लड़की के साथ शादी हुआ, उसके साथ यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और लड़की मना करी तो उसको भी मैरिटल रेप बोल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस लेवल तक बैलेंस कर सकता है, क्योंकि माना जाता है ना कि शादी हो गया है तो जो भी करे उसका अपना है, वो करे क्योंकि हो गया, एसेट है उसका। ये गलत मेंटेलिटी है, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखाता है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक आ सकता है, फैमिली रिलेशन में आ सकता है, तो यहाँ पे भी तो बैलेंस कर ही सकता है चीज़ों को। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ही कैन, सुप्रीम कोर्ट कैन बैलेंस। यही चीज़ यहाँ पे एसेंस बताया गया, क्योंकि देखो 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था कि इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स और माइनर वाइफ के साथ तो वो भी मैरिटल रेप माना जाएगा। तो इस तरह का जब जजमेंट सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों ना ठीक कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बच्चे लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए आगे आएगा जो बात है, समझ गए। देखो जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हिंदू पेपर में आया था 26 जुलाई को। देखो वही चीज़ बोले थे ना, कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़। असल में ये थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टडीज़। जानते हो ना 3 स्टेज होता है, एक प्री स्टेज होता है जहाँ पे रिसर्च वगैरह किया जाता है, एक एनिमल के ऊपर रिसर्च किया जाता है, और फिर ह्यूमन बींग के ऊपर रिसर्च किया। ये नॉर्मल तरीका है। और ह्यूमन में जो रिसर्च किया उसका भी अलग अलग होता है, अलग अलग फेज़ होता है, उसका भी अलग अलग फेज़ होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो, और ऐसा नहीं कि ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। 2010 में ना एक वैक्सीन के ऊपर चेक करने के लिए आंध्र प्रदेश में हुआ था, वहाँ पे कुछ ना दिक्कत हुआ, इसलिए देन एंड देन बंद करना पड़ा वहाँ पे। अब फिर से इंडिया में मांग है कि चीज़ पे काम हो। और चीज़ पे होता क्या है, कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसे मान लो कि वैक्सीन को बहुत जल्दी मार्केट में उतारना है, तो जो हेल्दी आदमी है, हेल्दी आदमी के ऊपर पैथोजन दो, और उसके ऊपर देखो कि वैक्सीन का एफिकेसी, और उस हिसाब से वैक्सीन को ओके कर दो, ठीक है।
अब इसमें देखो अंतर ये है कि जो जब चीज़ का स्टडी होगा, मैं चीज़ ही बोलूँगा बार बार, समझ जाना, कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़, जब चीज़ का स्टडी होता है तो जो वॉलेंटियर इसमें बहुत कम ज़रूरत होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल में बहुत ज़्यादा आदमी का ज़रूरत होता है वॉलेंटियर का। उसमें तुम्हारा एक उसमें अलग तरीका होता है, एक सच में ही पैथोजन होता है, एक में तुम्हारा पैथोजन नहीं होता है, दोनों को देख के टेस्ट करवाया। इसमें ऐसा नहीं, इसमें तुम्हारा पैथोजन होता है, मगर पैथोजन का जो वैल्यू है, पैथोजन का जो इंटेंसिटी उसको कम करके दिया जाता है, मगर ये लाइफ होता है पैथोजन सब, और इसलिए हेल्दी को ही सेलेक्ट किया जाता है। मान लो कोई तरह का बात हो जाए तो इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट कि जो हेल्दी पीपल सेलेक्टेड होंगे उसको पैसा बहुत मिलेगा, ऐसे तो कोई जाएगा नहीं बढ़ चढ़ के वॉलंटियर बनने के लिए। अब मान लो कि इंडिया में इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाए तो ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाएगा ना, गरीब आदमी लोग दौड़ते हुए आ जाएगा कि हम पे टेस्ट कर दो, हमको पैसा दो, है ना, तो एक ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो ICMR ने तो बोला कि ठीक है हम चीज़ स्टडीज़ पे ध्यान देंगे, मगर सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ग्रे एरिया है उसको प्लग करना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इंडिया देखो फाइनली बोला कि हम चीज़ करेंगे, जैसे तुम्हारा बहुत सारा कंट्री में डेवलप कर, देखो कोविड के टाइम में डेवलप कंट्री ने चीज़ पे काम किया है ना। अभी चीज़ देखो हमारे लिए बहुत ही नया है, बट अब जो ICMR बायो एथिक्स यूनिट बोला कि हम भी ये करेंगे, हम भी ये करेंगे, और हम इंडिया में इस तरह का स्टडीज़ करने वाले हैं, समझे। तो ICMR ने बोला कि देखिए ऐसा है, कुछ कुछ कंसर्न रहेगा, उस कंसर्न पे भी हमें काम, कुछ कुछ एथिकल इश्यूज़ है, जैसे देखो डेलिब्रेट हार्म नहीं करना किसी को। अब पैथोजन जानबूझ के तुम डाल दिया ऐसा, देखो अब तुम ये इस चीज़ को मॉनिटर नहीं, बच्चे लोग सुनो अच्छे से, यदि चीज़ को ठीक से मॉनिटर नहीं किया जाए इन्वायरमेंट में, तो हो सकता है वो पैथोजन, वो जो विरुलेंट है पैथोजन जिसको कहते हैं, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है पैथोजन, यदि उसको ठीक से कम नहीं करके तुम डाल दे तो मर जाएगा आदमी। तो यानी कि क्वालिटी मॉनिटरिंग होना जरूरी है, नंबर 1, ये एक एथिकल कंसर्न रहेगा, ठीक है। एंड पॉसिबल डिसअप्रोप्रिएट पेमेंट। अब बताओ नॉर्मल स्टडी होता है तो उसमें बहुत कम पैसा दिया जाता है, इसमें देखो चूंकि हेल्दी वन है तो पैथोजन इसके अंदर डाला जाता है, इसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, इतना डिजर्व नहीं करता, उससे भी ज़्यादा मिल रहा है ये लोग को, समझे। और इसलिए इंड्यूसमेंट मिल रहा है, तो जब इंड्यूसमेंट मिलेगा तो इस तरह का बहुत सारा लाइन में लगा कर लोग बैठा रहेगा कि हमको भी करो, हमको भी करो। तो इसलिए स्टूडेंट वल्नरेबल जो पार्टिसिपेंट्स, वल्नरेबल जो लोग हैं ना, वो आ जाएंगे, गरीब लोग भी आ जाएंगे। तो ये एथिकल कंसर्न है, इस चीज़ पे कंट्रोल करना होगा, ICMR को देखना होगा। तो देखो मामला देखो कि इसमें क्या है, हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जाता है नहीं, बट ये बहुत ही कंट्रोल एंड मॉनिटर इन्वायरमेंट में किया जाता है इस तरह का स्टडीज़, क्योंकि कोई तरह का दिक्कत हुआ तो समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा ही तुम्हारा इसका रिजल्ट हो सकता है। अरे वो ये नया चीज़ नहीं है बच्चे लोग, येलो फीवर फर्स्ट टाइम जो चीज़ जो हुआ था ना, हाँ जैसे देखो नहीं, देखो फर्स्ट टाइम जो हुआ था ये कि 100 साल पहले का बात है, ये 100 साल 120 साल पहले की बात है। फर्स्ट टाइम जो इस तरह का जो चीज़ स्टडीज़ हुआ था वो येलो फीवर के ऊपर हुआ था, और यहाँ से पता चला कि हाँ मस्कीटो कैन ऑल्सो ट्रांसमिट वायरस। देखो कितना कुछ पता चला। तो उस हिसाब से मस्कीटो को ख़त्म करने के लिए, या मस्कीटो कैरी नहीं करे वायरस, उसके लिए ये लोग टेक्निक डेवलप करेगा ना। तो थैंक्स टू द चीज़ स्टडी जो कि 100 साल पहले लगभग हुआ था, और इसने ये भी बताया कि येलो फीवर में मस्कीटोज़ का बहुत बड़ा रोल है जो कि वायरस को कैरी करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला ना मेडिकल डिपार्टमेंट को। नंबर 1, इसमें वही मैंने कहा है कि लेस वेरुलेंट स्ट्रेन डाला जाता है, वही वायरस डाला जाता है या वही पैथोजन डाला जाता है, बट वो एक्टिवेटेड पैथोजन होता है ताकि बहुत ज़्यादा हार्म ना हो, और जो भी रिजल्ट आया उसके हिसाब से ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो। और कोविड के टाइम में बहुत काम हुआ है वेस्टर्न कंट्री, बट हमने काम नहीं किया इस पर, क्योंकि हमारा क्वालिटी कंट्रोल को लेकर दिक्कत था। कोई तरह का बात हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा स्टूडेंट, बात समझे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस तरह, इसमें देखो बहुत कम वॉलंटियर्स का ज़रूरत है, तो इसमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शंस क्या है, उसका नेचर क्या है, डिजीज़ क्या है, और उस हिसाब से मेडिकल इंटरवेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। आगे देखो वैक्सीन डेवलपमेंट के रूप में यूज़ किया है तो किया ही जाता है। देखो ये अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे देखते हो ना कि ह्यूमन बींग फर्स्ट में प्री स्टेज, फिर एनिमल के ऊपर, फिर आता है तुम्हारा ह्यूमन बींग का। तो ह्यूमन बींग का भी अपना क्लिनिकल ट्रायल, नॉर्मल जो ट्रायल चल रहा है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अल्टरनेटिव है, वो भी होगा ये भी होगा। ये जो होगा ये ज़्यादा आपको एफिशिएंसी बता पाएगा, क्योंकि ये हेल्दी लोग में हो रहा है, इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो इसलिए लिखा गया स्टूडेंट कि अल्टरनेटिव नहीं है फेज 3 एफिकेसी ट्रायल्स का। एट द सेम टाइम ये आपको ज़्यादा बेटर बता पाता, वो भी सही है, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, बट इसका एफिकेसी रेट ज़्यादा अच्छा होता है, बात समझे। क्योंकि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में यहाँ पे आदमी, बहुत ज़्यादा आदमी को यूज़ नहीं किया जाएगा, चीज़ के हिसाब से वही चीज़ जो हो रहा है
उसमें बहुत ज़्यादा आदमी को यूज़ नहीं किया, कम आदमी को यूज़ किया जाएगा, वो भी हेल्दी वन को, और पैथोजन भी बहुत तगड़ा दिया जा रहा है, तो इसे बेटर रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, लगभग 50 साल में, रिसेंट 50 ईयर्स में बहुत सारा वैक्सीन डेवलप्ड हुआ है, टाइफॉइड का, कॉलेरा का, ये चीज़ स्टडीज़ करके ही। कोविड के टाइम में देखो इम्पीरियल लंदन ने भी 36 वॉलंटियर्स को यूज़ किया था, है ना, कोविड-19 से रिलेटेड। 2020 में भी WHO ने अप्रूव किया कि हाँ चलो ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए आप चीज़ स्टडीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब प्रूवन चीज़ है चीज़ स्टडीज़, और इंडिया भी बोल रहा है कि हम भी करेंगे। तो देखो एथिकल इश्यूज़ तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज तो एथिकल इश्यूज़ ही है ना। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था आंध्र प्रदेश में 2010 में, तो वहाँ पे कुछ फॉल्ट पाया गया, समझे, वहाँ फॉल्ट पाया गया, इसलिए उस चीज़ को रुकवा दिया गया वहाँ पे, और तब से इंडिया शांति से बैठा हुआ कि चीज़ स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारा, इसमें हमें क्या चाहिए, रोबस्ट सिस्टम चाहिए, कंट्रोल एंड मॉनिटर इन्वायरमेंट चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है, समझे। तो आए का रास्ता क्या है स्टूडेंट, यदि हम सच में चाहते हैं कि चीज़ रियलिटी बने, हमारे कंट्री में भी हो, तो उसके लिए हमको सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट और इन्वायरमेंट देना होगा। सही बात है ना, नंबर 1। और हाँ, साइंटिस्ट देखो इसमें क्या करना है, हम विथ यूजिंग चीज़ टू स्टडी, यानी कि जब हम डीजीएस को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल साइंटिस्ट भी इससे एक्सपर्टीज़ मिलेगा, क्योंकि जो आउटपुट आएगा तो साइंटिस्ट को बहुत कुछ समझ में आएगा स्टूडेंट, है ना। बट उसके लिए ज़रूरी है सेम चीज़, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी मॉनिटरिंग, है ना, और बहुत अच्छे से, ताकि जो ब्लैक मार्केट जो पनपने वाला है वो पनप नहीं पाए और कंट्रोल रहे, लोग वल्नरेबल ना हो जाए। जो सेरोगेसी में हुआ था कहीं यहाँ पे ना हो जाए। सेरोगेसी में देखो उसके बाद भारत सरकार को सेरोगेसी बैन करना पड़ा, कमर्शियल सेरोगेशन नो अलाउड इन इंडिया, बस अल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी है, मतलब हम रिलेटिव है तब हो सकता है, और उसके लिए पैसा वैसा हमको नहीं दिया जाएगा। पहले कॉमर्शियल सेरोगेशन होता था, कॉमर्शियल से तो 5 लाख 10 लाख दिया जा रहा है, और जो गरीब महिला है वो दौड़ रही है रेस में, तो इसलिए कमर्शियल सेरोगेसी इंडिया में बैन कर दिया गया है। अब एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी ही अलाउड है, बात समझे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा। आगे देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है स्टूडेंट कि G20 के सबमिट में ना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड बात हुआ है कि डिजास्टर कैसे। अब देखो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज तो इनएविटेबल है, वो तो होकर ही रहेगा। इस बार भी देखो ना मानसून कितना एरेटिक रहा है ना, हमारा फूड प्रोडक्शन पे भी असर पड़ा है। तो समझो इस चीज़ को। GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 25 जुलाई को। तो समझो मैटर क्या है, G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप वॉज इस्टाब्लिश्ड। अब G20 का अगुवाई कौन कर रहा है, भारत कर रहा है ना, भारत को प्रेसिडेंसी मिला है ना G20 का। और G20 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है स्टूडेंट, 85% जो ग्लोबल GDP है वो G20 का ही मेंबर है। तो इस लिहाज से भी देख सकते हो कि लगभग दुनिया का जो मैक्सिमम GDP G20 कंट्रीज़ में ही प्रेजेंट है। US है, रसिया है, बहुत सारा कंट्री प्रेजेंट है इसके अंदर, है ना। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन तुम्हारा G20 में, तो बेस्ट तरीका है। और इंडिया देखो, इंडिया ने कहा है कि हमारा G20, चूँकि G20 में हम क्या कर रहे हैं, G20 में हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एक प्रायोरिटी के रूप में ले रहे हैं, इसलिए फलस्वरूप हम G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं, ताकि जो डिजास्टर यानी कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजास्टर हो रहा है उसके ऊपर एक ग्रुप रहे और वो ठीक से अध्ययन कर पाए कि कैसे लॉसेस को, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉस हो रहा है, कैसे मैन पावर का जो लॉस हो रहा है वो रिड्यूस हो सके। अच्छा, ब्रेव काम है कि नहीं है बताओ, तो ये बहुत ही खूबसूरत काम है ये स्टूडेंट। अब देखो सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था, बताया था सेंडाई एक शहर का नाम है जापान का। तो वहाँ पे जानते हो जापान ग्रसित रहता है अर्थक्वेक से, सुनामी से, तो इसलिए जैसे मिनीमाटा कन्वेंशन भी तो जापान में ही हुआ था मरकरी से रिलेटेड। तो चूँकि एक्सपर्ट है इसलिए वहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ, और ये 15 साल के लिए। और अभी कौन सा ईयर जी रहे हैं हम लोग, अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2023। तो लगभग ये हम मिड टर्म चेक करेंगे कि कितना अभी तक काम हुआ है इस पर, है ना। बीच का पीरियड है ना ये स्टूडेंट, ये 2030 तक के लिए था, अभी बीच का पीरियड है। इसको चेक करने के लिए देखो इसको चेक करने के लिए तुम्हारा कॉल टू एक्शन, यानी कि जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी एक तुम्हारा डिक्लेरेशन हुआ था, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो ये डिक्लेरेशन के आधार पे क्या था कि सेंडाई जो फ्रेमवर्क जो लाया गया है 2015 में, अभी मिड टर्म में पहुँचे हैं, तो अभी तक कितना वर्क हुआ इस पर, तो काम किया जाए, देखा जाए अभी तक कितना अध्ययन हुआ है, अभी तक कितना ये कारगर रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये चीज़ पास हुआ था। तो उसी के कंसोनेंस में इंडिया ने भी G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बना दिया इस चीज़ को चेक करने के लिए। ऐसा नहीं कि हवा में बनाया है, तो असेंबली का भी बात मानते हुए, और इंडिया जानते हो
एक ग्लोबल बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, और इंडिया बेस्ट है डिजास्टर को रिड्यूस करने में भी, बहुत सारे सेक्टर में बेस्ट है इंडिया। तो आगे देखते हैं मामला क्या है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क होता क्या है स्टूडेंट? तो सेंडाई फ्रेमवर्क बनाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कोई डिजास्टर हो तो जो रिस्क होता है, एसोसिएटेड रिस्क रहता है ना स्टूडेंट, जैसे साइक्लोन आ जाएगा तो पूरा जो कोस्टल एरियाज है उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रॉय कर देगा ना। जब डिजास्टर आता है तो कैसे रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, इसी के लिए फ्रेमवर्क बना था तुम्हारा 15 साल के लिए। और अभी जो पीरियड है हमारा मिड वे में चल रहा है, हाँ, तो उसमें वही बताया कैसे कैसे डिजास्टर लॉसेस को रिड्यूस करें। हाँ, ये जापान में तुम्हारा स्टार्ट हुआ 15 साल का, बट ये वॉलेंट्री है, कंट्री अपना यूज़ भी कर सकता है ना, कंट्री इस चीज़ को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, नॉन बाइंडिंग है, जो नहीं कि आपको मानना ही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो अनुभव हुआ है और हम उसमें खड़ा उतरे हैं, तो हम दूसरे कंट्री को शेयर कर सकते हैं, मेंबर कंट्री को। जैसे इंडिया देखो एनडीआरएफ में बेस्ट है कि आफ्टर डिजास्टर होने के बाद कैसे रेस्क्यू किया जाए पीपल को, तो इंडिया वो एक्सपीरियंस दूसरे कंट्री को दे सकता है। जापान बेस्ट है हाउ टू डील अर्थक्वेक, जापान बेस्ट है हाउ टू डील सुनामी, तो वो वाला आइडिया इंडिया को दे सकता है या मेंबर नेशन को दे सकता है। तो यही एक कोऑपरेशन होता है कि पास्ट आपका एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्टीज हो जिस चीज़ का, वो चीज़ आप दूसरे कंट्री को बताओ ताकि वहाँ पे जो डिजास्टर होगा उसमें कम लॉस हो। जैसे एग्जांपल मैं खुद बोलता हूँ, देखो चिली बेस्ट है अर्थक्वेक के लिए, है ना, टर्की में आया पूरा टूट गया ना इंफ्रास्ट्रक्चर, और चिली में देखो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था फिर भी चिली में कुछ नहीं हुआ, फिर भी वहाँ का बिल्डिंग ने विथ स्टैंड कर लिया उस चीज़ को। तो चिली ये बता सकता है ना बिल्डिंग कोड के बारे में सबको, तो बिल्कुल यही सब चीज़ करना है। तो देखो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या टारगेट है, सेंडाई फ्रेमवर्क जो बना 15 साल के लिए है, 2015 से लेकर 30 के लिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह आदमी का लाइफ जो है लॉस जो हो रहा है वो कम हो, यही तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है ना स्टूडेंट। आदमी का लाइफ जो क्षति हो रहा है वो कम हो, पीपल जो अफेक्टेड हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे विक्टिम हो जाते हैं ना, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, कोई भूखा हो जाता है, तो ऐसे लोग का रेशियो कम हो। इकोनॉमिक लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा टूट गया, पावर ही पूरा बर्बाद हो गया, तो इकोनॉमिक लॉस कम हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा करे कि डैमेज कम हो, इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सीखना है, यूरोपियन कंट्री से इंफ्रास्ट्रक्चर सीखना है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा तुमको, है ना। इन्फॉर्मेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए ताकि लोगों को पहले पता चल जाए तो वो जगह छोड़ के चला जाएगा, तो ये रिस्क इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। वही अर्ली, वही सेम ही चीज़ है कि पहले से ही रिस्क पता चल, जैसे लाइटनिंग होता है तो रिस्क आ जाता है ना, वही अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो देखो डेडलाइन टाइम दिया गया है कि यस नेशनल और लोकल स्ट्रेटजी लेवल पे भी ये काम होना चाहिए। तो एक तुम्हारा आया था कि 2020 तक ना कम से कम ये बात लोकल लेवल तक भी पहुंच जाना चाहिए। लोकल लेवल मतलब जान लो, मान लो कि बेगूसराय में फ्लड आ गया, तो सेंडाई का बहुत सारा चीज़ बेगूसराय में भी लागू होना चाहिए एटलीस्ट बाई 2020, क्योंकि 5 साल ट्रांजिशन के लिए टाइम दिया गया था। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो देखो इसमें क्या बताया गया था कि क्या बताया गया कि ये फ्रेमवर्क केवल तुम्हारा लॉसेस को ही रिड्यूस नहीं करेगा, साथ में तुम्हारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि पॉवर्टी को कम करना, उस पर भी काम होगा। क्योंकि आखिर देखो ना, कोस्टल एरियाज में यदि बहुत बड़ा बाढ़ आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो सब आदमी गरीब हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गरीबी को हटाने का भी बात है, हंगर को भी हटाने का बात है, लाइवलीहुड का भी बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पूरा होते हुए नजर आ रहा है ना सेंडाई फ्रेमवर्क में तुम लोग को, है ना। तो देखो आखिर इस चीज़ को लागू करने का अधिकार किसको है, तो उसके लिए एक अलग से संस्था है ग्लोबल फोरम, इसी को बोलते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका काम है कि सेंडाई फ्रेमवर्क में कितना काम हुआ अभी, इसका प्रोग्रेस को रिव्यू करना, है ना, कोऑर्डिनेशन करना और इसको टेक्निकल एडवाइस देना, समझे सेंडाई फ्रेमवर्क को। अब ये देखो ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ठीक है, ये कब आया था, ये 3rd कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, मतलब सॉरी, ये जो तुम्हारा सेंडाई जो फ्रेमवर्क है वो तो मैं बता चुका हूँ, ये 2015 में ही आया था। 3rd यूनाइटेड नेशंस जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसी समय ये वहाँ से निकला है। तो स्टूडेंट इसका काम यही है कि किसी तरह वो रिडक्शन हो, डिजास्टर से जो रिस्क है वो मिटिगेट हो। यहाँ पे देखो तो ऑथर ने 3 चीज़ बताया है कि G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप को 3 जगह पे काम करना चाहिए। पहला क्या है कि डिजास्टर से रिलेटेड जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको विस्तार करो, लोगों को बताओ, ठीक है, जितना लोग को बताओगे उतना लोग अवेयर होंगे और पहले ही सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इंक्लूसिव होना चाहिए अप्रोच, सब लोग को पता होना चाहिए। अभी देखो कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे ना कि कोस्टल एरिया में 3 आदमी में एक ही आदमी को पता चल पाता है, समझे। तो इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए, सब आदमी को पता चलना चाहिए ताकि सब आदमी काम कर सके, इकोनॉमी लॉस कम हो सके, डिजास्टर डेथ कम हो सके,
एक क्लासिकल एग्जांपल मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, बिपराजॉय आया था ना आरबीएनसी में। अब अपने जो है देखो, बिपराजॉय जो साइक्लोन है ना, ये जाना जाता है कोर्स चेंज के लिए, सेम डायरेक्शन से नहीं आया, कभी इधर से आएगा कभी इधर से आएगा। इतना खतरनाक कोर्स चेंज मतलब बहुत डेंजर है ना, कभी भी किसी को भी हिट कर सकता है अलग अलग ईयर में। ये हर समय अपना दिशा चेंज करते रहता है। उसके बाद भी एक भी इंडिया में ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुआ। इसका मतलब बेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम। इतना खतरनाक साइक्लोन है जो अरेबियन सी से स्टार्ट होता है और जो हर समय तुम्हारा कोर्स चेंज कर सकता है, वो आने के बावजूद भी थैंक्स टू आवर अर्ली वार्निंग सिस्टम कि इंडिया में जीरो देता रहा। मैं बेस्ट ना। और उसके बाद देखो प्रिपेयरनेस। अब देखो पावर सेक्टर को यदि पहले से पता चल जाए कि यहाँ पे साइक्लोन हिट करने वाला है, तो पावर सेक्टर पहले ही तैयार हो जाएगा ना, मतलब बिजली वाला सेक्टर, और वो प्रिपेयर कर लेगा। वो तुम्हारा यानी कि साइक्लोन मान लो आ गया, तो पावर सेक्टर को पहले ही पता चल जाएगा, तो प्रिपेयर हो जाएगा वो, और बढ़िया से उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना फ़ायदा दे रहा है, कैजुअलिटी कम हो रहा है। और देखो पावर सेक्टर यदि ठीक टाइम पे उसको ठीक कर लिया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। जानते हो पावर तबाह हो जाएगा तो फिर कितना समय लगेगा उसको बनाने में। देख दो यहाँ पे थोड़ा सा ही बारिश होता है तो लाइट कट जाता है, पहले से पता होगा तो उस हिसाब से देखो। तो जब अर्थ कोई आता है तो बिजली तुरंत काट दिया जाता है, तो बिजली रहेगा तो और बड़ा डैमेज हो जाएगा उसका। तो प्रिपेयरनेस होना, इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रप्शन टाइम है पावर सप्लाई में है ना, वो कम हो सकेगा। बाद में जैसे ही खत्म होगा फिर पावर सप्लाई वापस हो सकता है। और ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टिव मतलब खराब टेक्नोलॉजी नहीं स्टूडेंट, डिसरप्टिव मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, समझे। अब ये भी तो काम कर ही रहा है फोरकास्टिंग करने में, ताकि लोकल नीड पूरा हो सके। अब हम भी तो बोल रहे हैं कि आईएमडी में है ना, मीर और जो तुम्हारा प्रत्यूष है उससे भी बेस्ट सुपर कंप्यूटर लाएंगे। ऐसा सुपर कंप्यूटर लाएंगे जो क्लासिकल कंप्यूटिंग में नहीं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करता हो, ताकि बेटर हमें रिजल्ट पता चल सके। है तो बिल्कुल सही बात है, अच्छा चीज़ है ये। है तो देखो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव का बात किया गया है, और उसने कहा कि 2027 तक सभी आदमी को पता चलना चाहिए कि उसके घर तक कौन तरह का डिजास्टर आएगा। बेस्ट ना। तो पहला हो गया। दूसरा देखो एनहांसिंग द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर सबसे बड़ी बात है क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर को सह सकता है? तो नहीं सह सकता तो कोई काम का नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ा बड़ा कंट्री, इनफैक्ट यूरोप है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इतना बड़ा बड़ा कंट्री है, बच्चे लोग यहाँ पे जब टोर्नाडो सब आता है तो सब तबाह कर देता है। तो इसको भी बिल्डिंग कोड सीखने की ज़रूरत है, इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। जो बेस्ट है वो जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो वही सब बताया गया स्टूडेंट कि कोशिश होना चाहिए कि रेजिलिएंट बनाए। अब देखो यहाँ पे तुम चिली का एग्जांपल ले लो, चिली बेस्ट है ना, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थक्वेक आया कुछ नहीं हुआ, जापान से सीख लो। अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, फिर भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्टैंड कर पाता है। तो ऐसी चीज़ को इमुलेट करना, बात समझे, वही सब चीज़ बताया गया। आगे देखो, हाँ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो इंडिया ने एक लॉन्च किया था, ये 2019 में किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि ऐसा कोलिशन होना चाहिए, बहुत सारा कंट्री को मिलना चाहिए साथ में, और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह डेवलपमेंट करना चाहिए। ये 2019 में इंडिया का पहल था ये, समझे। और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री सब इसमें सपोर्ट आए थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो इसमें यही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट है या नहीं, उस पर रिव्यू करना, स्ट्रेस टेस्ट करना कि ये सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा, समझे। तो ये अच्छा कदम है स्टूडेंट, क्योंकि अब हम शुरू में ही देख लेंगे, शुरू से सतर्क, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यू नो डैट। पहले से हमें पता रहेगा कि साइक्लोन से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सह सकेगा तो हम निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ था उस समय 2019 में भारत ने किया था। तो फाइनेंसिंग, अब देखो सबसे बड़ा सवाल है फाइनेंसिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखो हर समय अब इतना बड़ा लॉस हो जाता है ना, जानते हो, दो चीज़ होता है, मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारा एडाप्टेशन का, है ना। अब एडाप्टेशन यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, आदमी मर गया, तो सब गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रहा होता है, गवर्नमेंट ही अपना एनडीआरएफ टीम भेज रही होती है, गवर्नमेंट ही पीडीएस सिस्टम भेज रही होती है, गवर्नमेंट ही खाना भेज रहा होता है। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये आपदा आया है, ये आपदा में केवल सरकार ही तो जिम्मेदार नहीं है, प्राइवेट प्लेयर भी तो उतना ही जिम्मेदार है। ना ही प्राइवेट प्लेयर थर्मल पावर प्लांट बनाता, ना ही इतना पैसा कमाता, ना ही ग्रीन हाउस गैस इमिट करता। इसलिए प्राइवेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को भी पुल करना चाहिए और उसको भी बाध्य देना चाहिए कि भाई तुम भी पैसा खर्च करो। आफ्टर मार्च जो डिजास्टर हुआ है, मतलब जो इम्पैक्ट हुआ है डिजास्टर का, है ना, उसमें तुम्हारा भी वो रहना चाहिए, तुम्हारा भी भूमिका होना चाहिए, बात समझे। वही बताया गया कि
यदि रिस्क को मिटिगेट, जो भी रिस्क हो रहा है उसको कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी डालना चाहिए और उसके ऊपर भी फाइनेंस लगाना चाहिए। तो G20 नेशन देखो, चाहे इंडोनेशिया हो इंडिया है ना, इसको क्या करना चाहिए कि अपना जो रिसोर्सेस है वो नीचे लेवल तक ले जाना चाहिए। अभी जैसे बताया गया ना कि 2020 तक सेंडाई फ्रेमवर्क नीचे तक अप्लाई होना चाहिए, तो सिमिलरली जो डेवलपिंग कंट्री है, जो वल्नरेबल कंट्री है, वो नीचे तक बात जाना चाहिए और उस पर स्टडी होना चाहिए कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ और कितना बेटर हो सकता है, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके। दैट्स इट।